नमस्कार, चलो बिजनेस करें में आप सभी का स्वागत है। चलो बिजनेस करें, दरअसल ये एक शुरुआत है जी बिजनेस की। कोशिश है उन बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करने की जिनके मन में कहीं न कहीं एक ख्वाहिश है खुद का मालिक बनने की। अपने इस खास पेशकश के जरिए हम आपके सामने असल जिंदगी के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को आपके सामने लाएंगे जिन्होंने की बहुत छोटी सी पूंजी के साथ शुरुआत की और आज अपना एक नया मकाम बनाया है। इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं IndiaMart.com की और इसके सीईओ मिस्टर दिनेश अग्रवाल की। तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं IndiaMart.com की अब तक की जर्नी पर। जब IndiaMart.com की शुरुआत हुई थी तब इंटरनेट भारत में सिर्फ गिनती के कुछ लोग ही इस्तेमाल किया करते थे। तब शायद ये किसी को मालूम भी नहीं था कि इंटरनेट एक दिन पैसा कमाने का एक बड़ा जरिया बन जाएगा। लेकिन IndiaMart के फाउंडर दिनेश अग्रवाल को इस बात का अंदाजा हो चला था कि आने वाले वक्त में इंटरनेट एक बड़ी क्रांति को जन्म देने जा रहा है। इसी सोच के साथ करीब 10 साल पहले IndiaMart.com की शुरुआत हुई। आज IndiaMart.com भारत का नंबर 1 B2B वेब पोर्टल बन चुका है। आलम यह है कि IndiaMart.com SME का दूसरा नाम बनता जा रहा है। लाखों की संख्या में निर्माता और खरीदार इसका इस्तेमाल करते हैं। मात्र 10 लोगों के साथ शुरू हुई कंपनी में आज 2500 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। चलिए, ये तो एक छोटी सी झलक आपने देखी IndiaMart.com की कि किस तरह से मात्र 40,000 रुपए से ये वेंचर शुरू हुआ और आज लगभग 100 करोड़ का टर्नओवर ये वेंचर छूने जा रहा है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो कि उन दिनों में दिनेश अग्रवाल ने टैप की जबकि इंटरनेट ने भारत में कदम रखा ही था और लोग इसके धीरे धीरे वाकिफ होना शुरू किए हुए थे। और आज जब इंटरनेट हमारी एक अहम जरूरत में बदल चुका है तो उसी तरह से और उसी रफ्तार से IndiaMart.com ने भी तरक्की की है। किस तरह से दिनेश अग्रवाल ने तरक्की का ये सफर तय किया और किस तरीके के चैलेंजेस इनके सामने आए और साथ साथ किस तरह से इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को साइज अप किया, इन सभी पर आज खुद बातचीत करने के लिए खुद दिनेश अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ साथ कई तरीके के ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब देने के लिए हमारे साथ खुद द स्ट्रेटेजिक एकेडमी के चेयरपर्सन और IIM कैलकाटा के प्रोफेसर रंजन दास हमारे साथ खुद यहां पर मौजूद हैं। आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। दिनेश अग्रवाल जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगा। आपने उस वक्त इंटरनेट को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में टैप करने की सोची जबकि भारत में बहुत ज्यादा एक बड़ी पॉपुलेशन ऐसी जिन्होंने कभी इसका नाम भी नहीं सुना था। कैसे वो ख्याल आया, कैसे आपके पास? तो इसके पीछे थोड़ी सी लंबी कहानी है, बता देता हूँ शॉर्ट संक्षेप में। मैं इंटरनेट का बहुत अर्ली यूजर हूँ। सन 90 से मैं C. में जब काम करता था, उस जमाने में जब इंटरनेट एजुकेशनल और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हुआ करता था, वहीं से मुझे पता लगा कि इसमें कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। और 15 अगस्त 1995 को जब भारत में इंटरनेट लॉन्च हुआ तो उसके करीब 2-3 महीने बाद मैं US से लौट के आया था और धुन ये थी कि बिजनेस ही करना है। जॉब 4-5 साल कर चुके थे। उस समय ऐसा लगा कि इंटरनेट, चूंकि मुझे मालूम था कि इंटरनेट में आगे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होने वाली हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। मीडिया की पॉसिबिलिटीज होने वाली थी, कन्वर्जेंस पूरी तरह से मेरे को दिखाई दे रहा था। आप ये कह सकते हैं कि उस समय कैसे दिखाई दे रहा था, लेकिन और ऐसे में इंटरनेट पे इंडिया में चाहे इंटरनेट यूज था चाहे नहीं था, मैंने ये देखा कि वेस्ट में बहुत जगहों पे इंटरनेट काफी यूज हो चुका था और वेस्टर्न इंटरनेट की अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए हमने इंडियन बिजनेसेस के लिए इंटरनेट पे बहुत सारा काम करना शुरू किया, जिसको कि वेस्ट ने हाथों हाथ लिया। वेस्टर्न मार्केट को इंडिया हमेशा एक मिस्टीरियस मार्केट नजर आता था। बहुत सारे मिडिल मैन लोग हाथों में लेके रखते थे। यहाँ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वो वेस्टर्न कंट्रीज में अजीबोगरीब दामों पर बिका करते थे। इंटरनेट ने वो सारा प्रोसेस काफी आसान कर दिया। वेस्टर्न कंट्रीज को इंडिया के बारे में बताया गया, इंडिया के बिजनेसेस के बारे में बताया गया, कारीगरों के बारे में बताया गया, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया और इंडिया का एक प्रारूप चेंज करने में वेस्टर्न कंट्रीज के सामने बहुत बड़ा योगदान रहा और वहीं से शुरुआत हुई IndiaMart के इस लार्ज विजन की। लेकिन I'm sure जब आपने शुरुआत की होगी तब
हार्डली कुछ एक यूजर हुआ करते थे इंटरनेट के, और इंटरनेट की जो कॉस्ट थी वो भी इतनी ज्यादा थी कि स्पेशली आपका जो टारगेट ऑडियंस है, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके तो पहुंच के भी बाहर थी। उसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला कि यहाँ पे लोगों के पास इंटरनेट और कंप्यूटर होता नहीं था, और फॉरेन वाले लोग उन स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को कांटेक्ट करना चाहते थे। ऐसे में हमने एक क्वेरी फॉरवर्डिंग की टेक्निक निकाली। वहां से बाहर से जितने लोग भी उनको इंटरनेट से कांटेक्ट करना चाहते थे, उनके एक एक लोगों का रोज शाम को प्रिंट आउट निकाल करके और उनको फैक्स से, और कोरियर उस जमाने में भी ज्यादा नहीं होता था, फैक्स से और बाई पोस्ट से हम चिट्ठियों के द्वारा कन्वर्ट करते थे। तो हमने इंटरनेट के मीडियम को चिट्ठियों के द्वारा और फैक्स के द्वारा भारत के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस तक पहुंचाया, और ये सिलसिला जारी रहा करीब 5 से 6 सालों तक। तो उन 5 से 6 सालों में इंडिया में इंटरनेट ना होते हुए भी हम इंटरनेट का बिजनेस कर रहे थे। कई सारे यहाँ पर आपके पास मुश्किलें भी आई। किस तरह से जब भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा था, तब भी इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर स्पॉट किया और उसको स्केल अप करने की कोशिश की। यकीनन कई सारे इसमें चैलेंजेस आए थे। इन चैलेंजेस को किस तरीके से दिनेश अग्रवाल ने ओवरकम किया और इसके बाद इसको कैसे एक बड़े स्केल तक लेके गए, ये हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा चलो बिजनेस करें में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलो बिजनेस करें, ये हमारी एक कोशिश है बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करने की, उन सभी लोगों के जिनके अंदर कहीं न कहीं एक ख्वाहिश मन में दबी हुई है खुद का मालिक बनने की। जब आप अपना बिजनेस शुरू करने जाते हैं तो आपको कई तरीके की मुश्किल आती, कई तरीके के चैलेंजेस आते, कई तरीके के सवाल उठते। क्या जवाब हो सकते हैं उन सवालों के, वही आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ IndiaMart.com के CEO दिनेश अग्रवाल हैं और साथ साथ प्रोफेसर रंजन दास, चेयरमैन द स्ट्रेटेजिक एकेडमी, और प्रोफेसर IIM कैलकाटा। प्रोफेसर, जिस तरीके से पहले अभी हमने सुना दिनेश अग्रवाल ने बताया कि एक अपॉर्चुनिटी इनको मिली और इन्होंने ऐसे समय पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर लिया जो कि बहुत ही दूर दृष्टि इनकी दर्शाती है। मेरा ख्याल में जो दिनेश जी ने जो बताया अभी तक पहले से चालू करके, लुक एट हिज बैकग्राउंड। पहले जो आइडिया आया वो C.dot में काम किया, उसी के बाद द आइडिया केम, बट उन्होंने बहुत रिसर्च किया ये मार्केट कैसे काम होता है यूएस में। ये जो रिसर्च, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। उसका जो बैकग्राउंड था उसके साथ यूएस इकोनॉमी का डेटा कलेक्ट करके उन्होंने आइडिया आया ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। और उन्होंने ये भी आइडिया था इंडिया इज इंडिया, वो तो अमेरिका तो नहीं है, इंटरनेट नहीं है। तो उन्होंने क्या बताया, ये 5 साल 5 years में हमको कस्टमाइजेशन करना पड़ा इंडिया का माफिक। स्ट्रेटेजी को सब्जेक्ट में एक बात होता है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। आपको अमेरिकन स्ट्रेटेजी इंडिया में काम नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या बताया, देखो हम आइडिया अमेरिका से लिया, पर हमको याद रखना पड़ा कि इंडिया में इंटरनेट का पेनिट्रेशन इतना नहीं हुआ। मेरा कस्टमर इंफॉर्मेशन मांगता है पर उसका पास कंप्यूटर नहीं है, तो क्या करे, आई यूज इंटरनेट इन द अपस्ट्रीम। उसके बाद वो प्रिंट करके फैक्स करके पहुंच दिया। आई थिंक ये जो आइडिया कैन कम फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बट इसको कस्टमाइजेशन करना इंडिया का जो प्रॉब्लम है, देयर कम्स द रियल एंटरप्रेन्योरल एफर्ट। आपको सोचना पड़ेगा क्या क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए, मतलब आइडिया को कैसे लोकल कॉन्सेप्ट में, लोकलाइजेशन, आई कॉल इट कंटेक्चुअलाइजेशन। जो इंडिया का जो प्रॉब्लम है, कस्टमर इतना एजुकेटेड नहीं है, उसके पास कंप्यूटर नहीं है, उसके पास ब्रॉडबैंड नहीं है, क्या हम छोड़ दिया? नो, छोड़ा नहीं, मैदान छोड़ के जाना नहीं। क्या करना है, आइडिया तो मिल गया, मेरा पास eBay का मॉडल है, Amazon.com का मॉडल है, मैं थोड़ा 10 साल आएगा, क्या हम बैठा रहेगा? नहीं, एंटरप्रेन्योर उसको देखता है, अच्छा एक काम करो 30% अमेरिका से लो, 70% इंडिया को लो, दोनों को एक साथ करो। इसके ऊपर क्रिएटिव काम होता है, बहुत क्रिएटिव, और एक कॉन्फिडेंस चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। जो हम जो ट्रांसलेशन कर रहा है फ्रॉम अमेरिकन प्रैक्टिस टू इंडियन प्रैक्टिस, मैं खुद कर सके और कोई नहीं, अब मैं पहले करना। एंड आई थिंक इसीलिए दिनेश जी को कंग्रेचुलेट करना है। दिनेश, जिस तरीके से प्रोफेसर ने बताया कि आपने एक इंटरनेशनल आइडिया, एक यूएस से आपने आइडिया उठाया, उसको लोकलाइज किया इंडिया के अकॉर्डिंग,
किस किस तरीके के चैलेंजेस आपको फेस करनी पड़े शुरुआती दौर में? सबसे पहले तो देखें तो हम जो हमारा टारगेट मार्केट था, एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज, उनको एजुकेशन, कस्टमर एजुकेशन एक सबसे बड़ा चैलेंज था। भाई इंटरनेट क्या होता है, कैसे खुलेगा, कहाँ होगा, अच्छा पेज बाय पेज खुलता है, टीवी की तरह से चलता है, अच्छा तो लोग हमको कैसे ढूंढेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब जो कि, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक अपने यहाँ पे टीम ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग कंसल्टेंट्स बनाई उस जमाने में, और उनको रिगरस ट्रेनिंग के थ्रू हमने उनके सारे सवालों के, कस्टमर के सारे सवालों के जवाब बनाए, एक ट्रेनिंग किट बनाई, जिससे कि वो जाकर के इंडियन बिजनेसेस को समझा सकें कि आप इंटरनेट पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे आने वाली है। जो पहले शुरू करेगा वो आगे चल करके इसको काफी बेनिफिट रीप करेगा, और ये कस्टमर एजुकेशन का एक तो काम था। और इसको फिर आपको जब स्केल अप करना हुआ तो स्केल अप कैसे किया और आपका रेवेन्यू मॉडल क्या था? वन पॉइंट आई वांट टू मेक अ पॉइंट टू व्हाट ही इज सेइंग, ये जो सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी है ना, उसका एक आइडिया पार्ट है, उसका एक ऑपरेशनलाइजेशन का काम है। देखिए उन्होंने क्या बोल रहा है, आइडिया तो पिकअप कर लिया, बट आइडिया से आपको पैसा नहीं आएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करके कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, वो चेक निकालना पड़ेगा। इसके लिए काफी कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा एट द लास्ट माइल में। लास्ट माइल में वो जो इंटरनेट कंसल्टेंट का बात कर रहे हैं, आइडिया तो उसका पास है, बट आइडिया से पैसा नहीं आएगा। आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए डाउन स्ट्रीम में, लास्ट माइल में काफी काम करना। उन्होंने एक बताया, फैक्स किया, अभी इंटरनेट कंसल्टेंट अभी बोल रहा है 1500 1500 फूड सोल्जर्स आर देयर। अब ये जो लास्ट माइल का काम बहुत बहुत डिफिकल्ट काम है। आपका एग्जीक्यूशन इतना होना चाहिए, बट आप खुद कर सके, प्रोवाइडेड आपका आइडिया स्ट्रैटेजी क्लियर है। उसको फिर आपने स्केल अप कैसे किया, क्योंकि उसमें क्या आपको फंडिंग की जरूरत पड़ी या किस तरह से आपने इसको स्केल अप? तो पहला स्केल अप पोजीशन तो ये था कि हम बहुत ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस की इन्फॉर्मेशन कैसे उठाएं, और उसके लिए हमने एक डायरेक्टरी शुरू करी, ताकि उस डायरेक्टरी से हमारे इंटरनेट मार्केटिंग कंसल्टेंट्स को आगे से आगे नए बिजनेसेस के नाम, पते, फोन नंबर अवेलेबल रहें, और उन बिजनेसेस को फीलर की तौर पे एक आध चिट्ठियां बायर्स की पहुंचती रहें, जिससे कि उनको लगे कि इंटरनेट का कोई ब्रांडिंग हो रहा है। सेकेंड लेवल ऑफ स्केल अप, जब हमने कई जगहों पे ब्रांचेस खोल ली और इंटरनेट मार्केटिंग कंसल्टेंट हो गए, फिर हमने देखा कि अब बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस मार्केट में चाहते हैं कि उनके लिए फर्दर एक नेक्स्ट लेवल पे कस्टमर एजुकेशन पे ले जाए, बिल्कुल स्मॉल एंड माइक्रो सेगमेंट पे कस्टमर एजुकेशन लिया जाए। तो उसके लिए हमने देखा कि अब हमारा बिजनेस मॉडल पूरा पक गया है, प्रॉफिटेबल है, और ऐसे समय में हमने एक्सटर्नल फंडिंग के लिए देखना शुरू किया। और सन 2006 में और 2008 में हमने टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से, बीसीसीएल से, और फिर उसके बाद इंटेल से, इंटेल कॉर्पोरेशन का इंटेल कैपिटल फंड है, उनसे फंडिंग ली, ताकि हमें एक ग्रोथ करने के लिए सफिशिएंट मोमेंटम हमारे पास अवेलेबल रहे, ताकि हम ब्रांडिंग और रीच में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। प्रोफेसर, क्या लगता है ये सही स्ट्रेटजी थी? किसी भी नए एंटरप्रेन्योर को आप इस तरीके की सलाह देंगे? एब्सोल्युटली। आप देखिए क्या हुआ है, जो पैसा दे रहा है उसका पैसा है, बट वेस्ट करने के लिए नहीं है। वो पैसा देगा, बीसीसीएल, टाइम्स ऑफ इंडिया का पूरा क्लियर है, वो 10% पैसा डालेगा इक्विटी में, वो मैनेज नहीं करेगा, वो बाद में कैश आउट करेगा। ही विल नॉट पुट मनी एनीवेयर जिधर में रोबस्ट बिजनेस मॉडल नहीं है। तो दिनेश जी को प्रूफ करना था पहले खुद का पास एंड अलग के साथ, मेरा पास क्लियर रेवेन्यू स्ट्रीम है, एक खाली डी बॉटलनेक करना है पैसा इन्वेस्ट करके। दोज पीपल दैट इंटेल कॉर्पोरेशन और टाइम्स ऑफ इंडिया, उसका पैसा है बट नो नॉलेज, दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। ये जो मार्केट होता है, किसी का पास आइडिया है, रोबस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम बट नॉट स्केल्ड अप, और किसी के पास पैसा होता है, उसका चाहता है अपॉर्चुनिटी मांगता है। दिनेश जी ने जो किया, पहले बहुत रिस्क लेके इसको खड़ा किया, इसको स्टेबिलाइज किया, अभी जाके शोकेस कर दिया। सन 95 से 96 2006 तक, 2006 तक, ये जो 10 साल पहले होता है ना, ये 10 साल आपको बहुत बहुत काम करना पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रोबस्ट बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू स्ट्रीम स्टेडी, मे नॉट बी स्केल्ड अप, एंड देन यू गो फॉर द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स विल कम इन डोव्स टू गिव यू 1000 पैसा देने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल अपने आप में ये भी खड़ा होता है कि क्या वास्तव में अभी यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस में अभी भी वो पोटेंशियल बचा हुआ? क्या वास्तव में अगर कोई बडिंग एंटरप्रेन्योर इस फील्ड में उतरना चाहे तो उसके पास अभी भी ऑप्शन बचते हैं? प्लस
ऑनलाइन बिजनेस में आने के लिए ऐसी क्या चीजें हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक।